हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने श्वेत क्रांति के बारे में सुना होगा, नीली क्रांति के बारे में सुना होगा, हरित क्रांति के बारे में सबने सुना ही होगा। लेकिन ये जो क्रांतियां हैं जो रंगों से संबंधित हैं, ये क्रांतियां कुछ खास विशेषताओं को या फिर हम कहें आर्थिक क्रांतियों के रूप में देखी जाती हैं। श्वेत क्रांति के लिए कहें कि दूध के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, हरित क्रांति के लिए कहें कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, नीली क्रांति के लिए कहें कि मछली पालन से संबंधित या मछलियों से संबंधित जो उत्पाद हैं उसमें वृद्धि हो रही थी। ठीक, लेकिन कुछ और क्रांतियां भी हैं जो रंगों से संबंधित हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आज एक ऐसी ही खबर, एक ऐसे ही मुद्दे पर हमारा फोकस रहेगा। उसमें एक शब्द का जिक्र हुआ है, कलर रेवोल्यूशन। तो कलर रेवोल्यूशन अगर कभी परीक्षा में आपके सामने आए तो आप इन क्रांतियों के साथ उसको लेकर कंफ्यूज ना हो। जो आज का टॉपिक है वह है, चीन ने क्यों दी कलर रेवोल्यूशन के विरोध में चेतावनी। तो चीन ने चेतावनी दी है कलर रेवोल्यूशन को लेकर के, कलर रेवोल्यूशन की घटनाओं को लेकर के। और हाल ही में आपको याद होगा कि शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक थी, उसका सम्मेलन था, उसका आयोजन हुआ था। उस दौरान ही चीन ने कुछ ऐसी बातें कही। आज के इस टॉपिक में हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। खबर आई है, व्हाट आर द कलर रेवोल्यूशंस दैट चाइना शी जिनपिंग हैज वार्न्ड अगेंस्ट। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके खिलाफ चेतावनी क्यों दी है, कलर रेवोल्यूशन क्या है, कब कब ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो शुरुआत करेंगे हालिया मामले से, जहां पर ऐसी बात शी जिनपिंग ने कही है। एससीओ का शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, कलर रेवोल्यूशन क्या है, कुछ देशों के क्या उदाहरण ऐसे हैं जहां पर हम इन घटनाओं को देख सकते हैं, निष्कर्ष क्या हो सकता है, क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं, और कुछ प्रश्न जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ही ध्यान में रख करके हम डिजाइन करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। आप लोग अगर उसका पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, खासकर पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, जो सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। और कई सारे टॉपिक को हमने अपने कई सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस भी किया है, न्यूज़ प्रोग्राम में भी किया है, इनफोकस प्रोग्राम में भी किया है, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में भी किया है। कोशिश करेंगे कि कुछ की चर्चा हम एक बार आपसे जरूर कर लें, ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से हमने उनको डिस्कस किया है। इसके अलावा जो सवाल मेंस के लिए आपको दिया जाता है वो भी लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एटलीस्ट आप उसकी एक बार आउटलाइन या फिर रूपरेखा जरूर बना लें, ताकि जो टॉपिक आपने पढ़ा है करंट अफेयर के तौर पर, तो उस टॉपिक को जब आप एक बार उत्तर के रूप में फ्रेम करेंगे तो वो आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा। उसके बाद भूलना उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो सकता है कुछ लोग भूल जाएं, लेकिन अभ्यास के दौरान, अभ्यास की प्रक्रिया से जुड़े रहने में वो आपको लंबे समय तक याद भी रह सकता है। तो यह जो विषय है जीएस पेपर 2, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दोनों ही घटनाओं से जुड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, वे परिस्थितियां जो भारत को प्रभावित करती हैं, उन सभी मुद्दों से जुड़ेगा। तो शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी बैठक हाल ही में 15 और 16 सितंबर को आयोजित की गई। कहां आयोजित की गई? समरकंद शहर में। समरकंद शहर जो कि उज्बेकिस्तान का एक शहर है, क्योंकि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो ताशकंद से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आयोजित हुआ समरकंद में। और इस बैठक के दौरान फिर कई सारी चर्चाएं हुई, कई सारे समझौते हुए, और एक समझौता ये भी हुआ कि अगले वर्ष की जो बैठक होगी 2023 की, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक, लेकिन इस बैठक के दौरान जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कुछ बातें कही जो इस टॉपिक से हमारे जुड़ती हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से उन्होंने अपील की कि सभी देश मिलजुल करके काम करेंगे ही, क्योंकि रूस, भारत या फिर इसके जो सदस्य देश हैं, उनका सहयोग चीन जरूर से लेना चाहेगा, खासकर एक ऐसी स्थिति में जब उसका विपक्षी या विरोधी देश अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक बड़ा गुट मौजूद है। तो चीन ने कहा कि कलर रेवोल्यूशन को रोकने में बाकी देशों को चीन की सहायता करनी चाहिए, या फिर अपने देशों में कलर रेवोल्यूशन की घटनाओं को बढ़ने देने से रोकना चाहिए, और पश्चिमी देश जो कि इन घटनाओं को बढ़ाते हैं उन पर रोकथाम लगानी चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियां जो अस्थिरता फैलाती हैं उनको हमें रोकना होगा। इसके अलावा एक और स्टार मार्क करने वाली बात यह भी है कि क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने की इन्होंने बात कही। क्षेत्र में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उसको रोकने के लिए हम कैसे एक प्रशिक्षण केंद्र बनाएं, लॉ इन्फोर्समेंट जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षित करें। इन्होंने कहा कि हम 2000
जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़े कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण देंगे और इससे जो कानून प्रवर्तन की क्षमता निर्माण है उसको मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर इनका क्या उद्देश्य हो सकता है, इनके देश की स्थितियों को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं या फिर एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कोई देश क्या बात कर रहा है ये हमें इसी हिसाब से पता चलेगा कि उस देश की जो स्थापना है या उस देश का जो प्रशासन तंत्र है वो किस तरह से बना हुआ है। भारत आपको मालूम है कि भारत डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंतर्गत लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनका काम किस तरह से करेगा। और जो चीन है, चीन में तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो चीन चाहेगा ना कि ऐसी शक्तियों पर जो चीन के विरोध में अपना सर खड़ा करती हैं उनको दबाया जा सके। तो लॉ इन्फोर्समेंट को मजबूत करना, हालांकि अभी इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं कही जा सकती, केवल विशेषज्ञों ने ऐसा अनुमान लगाया है। तो ये उस बैठक की एक तस्वीर है जो कि 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद में आयोजित की गई थी। तो कौन कौन से देश एससीओ के सदस्य हैं इसको भी एक बार देख लें। यहाँ पर रूस, ठीक, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और चीन, ये इसके सदस्य देश हैं। वेबसाइट पे अभी इतनी जानकारी उपलब्ध है। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसकी सदस्यता दी गई थी या ये दोनों इसके सदस्य बने थे। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी, उसके बाद अलग अलग समझौते लगातार होते रहे और फिर शुरुआत में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे, बाद में 2017 में इसके सदस्य बनाए गए। तो अभी चूंकि जो बैठक हुई है उज्बेकिस्तान में, तो थोड़ी सी उज्बेकिस्तान के बारे में जानकारी ले लें। ये एशिया के मैप में आपको उज्बेकिस्तान की लोकेशन यहाँ दिखाई गई है, ये वाली। तो अरल सागर उज्बेकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। इस मैप को थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ दिखाई देगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दो देशों के बीच में अरल सागर मौजूद है। और उज्बेकिस्तान के जिस शहर की हम बात कर रहे हैं समरकंद, वो यहाँ पर है, समरकंद। ताशकंद कहाँ है, वो यहाँ है। ताशकंद भी कहते हैं, ताशकंद भी कहते हैं। और इसकी जो सीमा है कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, ताजिकिस्तान से और किर्गिजिस्तान से लगती है, इस बात को याद रखिए। तो अफगानिस्तान से भी इसका बॉर्डर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ें टॉपिक पर कि कलर रेवोल्यूशन आखिर क्या है। देखिए, कलर रेवोल्यूशन जो है एक तरीके का, रेवोल्यूशन तो शब्द जुड़ा ही है, तो इसको ऐसे जोड़ करके देखा गया है कि जब भी किसी देश में कोई सत्ता या तानाशाही स्थापित होती है तो जनता जब विद्रोह करती है उसके खिलाफ, खासकर किस लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, शासन परिवर्तन की मांग करते हुए, तब उसको जोड़ करके देखा गया है कलर रेवोल्यूशन से। और यहाँ पर जो कलर की बात है उसका मतलब क्या हुआ कि विद्रोहों की एक ऐसी श्रृंखला जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा किसी विशिष्ट रंग का उपयोग किया जाए। तो वो रंग किसी पहनावे के रूप में भी हो सकता है, सभी लोग एक तरह के कपड़े पहन सकते हैं, या फिर उस रंग को इस तरह से इस्तेमाल करना, कोई झंडा लेकर के, या फिर प्रतीक के रूप में उस रंग का इस्तेमाल करना, एक आंदोलन को एक सामूहिक रूप में दिखाने के लिए। तो ऐसा ही किया गया है इसके पहले कई बार, जिस वजह से कलर रेवोल्यूशन शब्द जो है चर्चा में आ गया है। हालांकि कुछ और रेवोल्यूशन भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली कलर से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको कलर रेवोल्यूशन से जोड़ करके देख लिया जाता है। जैसे एक यूगोस्लाविया में एक रेवोल्यूशन हुआ था, बुलडोजर रेवोल्यूशन, तो उसको भी कलर रेवोल्यूशन से जोड़ करके देख लिया जाता है। बेसिकली ये कंसेप्ट ये कहता है कि कई सारे लोग जब एक साथ समूह में आकर के देश में सत्ता परिवर्तन की मांग करने लगते हैं तो वो रेवोल्यूशन एक तरीके से इससे जुड़ता है। और खासकर यहाँ पर कलर रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रमुख रूप से विद्रोहों को ऐसे देखा गया जहां पर रंगों का भी इस्तेमाल हुआ। तो पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में ऐसे विद्रोह दिखाई दिए जहां पर पूर्वी यूरोप के पूर्व कम्युनिस्ट देशों में ऐसी शुरुआत होती है। अभी पूर्वी यूरोप के पूर्व कम्युनिस्ट देश कौन से थे आपको याद होगा, ये वही देश हैं जो सोवियत संघ से अलग होते हैं। खासकर सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का गठन होता है, रूस नाम का एक देश सामने आता है और बहुत सारे देश जो कि सोवियत संघ का उस समय तक हिस्सा रहे थे और वो सोवियत संघ से अलग होते हैं। तो वहां पर फिर विद्रोहों की शुरुआत होती है अलग अलग कारणों से। सोवियत संघ के साथ जब तक वो जुड़े थे तब तक सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता था। उन देशों के अलग होने की कहीं ना कहीं वजह में भी यही बात शामिल थी कि सोवियत अर्थव्यवस्था अपने आप में कमजोर हो रही थी और वो देश इस वजह से टूट करके अलग हो गए।
हालांकि जब मिखाइल गोर्बाचेव वाला सेशन हमने किया था उसमें इसकी थोड़ी सी और चर्चा की थी कि किस तरह की योजनाएं वो लेकर के आए थे और किस तरह की परिस्थितियां उस वक्त सोवियत संघ में बन रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोवियत संघ के विघटन का निर्णय लिया। तो ये देश सोवियत संघ से अलग तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद इन देशों की जो स्थितियां थी इतनी मजबूत नहीं थी। आर्थिक रूप से जो स्थितियां थी वो खराब थी, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सारे मामले बढ़े हुए थे। इस वजह से यहाँ पर रेवोल्यूशन जो था वो कहीं ना कहीं भड़कता रहा, सत्ता के खिलाफ लोग आक्रोशित होते रहे। इसके अलावा जब ये रेवोल्यूशन यहाँ शुरू हुए उसके बाद आगे चल करके मध्य पूर्व और एशिया में भी कई तरह के अलग अलग आंदोलनों के रूप में इन्हें देखा गया। सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोग प्रदर्शन करते हैं, जो सत्ता में मौजूद लोग हैं उनको हटाने की मांग करते हैं, खासकर एक ऐसी स्थिति में जब उन सत्ताधारियों के द्वारा जो कार्य हैं वो ऐसे नहीं किए जा रहे जो लोगों के हितों में दिखाई दे। तब फिर इस तरह से जनता जो है, भीड़ जो है यहाँ पर आकर के एकत्रित होती है और आपको दिखाई देगा यहाँ पर अलग अलग रंग के फ्लैग हैं, जैसे यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर रेड है, तो इन्हीं को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि एक नाम है ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? यूक्रेन से। तो नवंबर 2004 और जनवरी 2005 के बीच में यूक्रेन में विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू होती है, जहां पर सत्ता के परिवर्तन की मांग की जाती है। और सत्ता का परिवर्तन इस तरह से नहीं कि सत्ता किसी को सौंप दी जानी है। वहां पर क्या हुआ था कि 2004 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में एक पक्ष था विक्टर युशचेंको नाम से, जो विपक्षी राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि इनको पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, ऐसा माना गया था कि उनको रूस का समर्थन प्राप्त है। तो चुनावों के बाद जो रिजल्ट आता है वो विक्टर यानुकोविच के तरफ आता है, यानी कि इनके पक्ष में आता है। लेकिन अमेरिका या फिर उसके जो अन्य सहयोगी देश हैं जैसे ब्रिटेन है, तो वो लोग इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, मान्यता नहीं देते और ये बात कहते हैं कि यहाँ पर रूस ने कोई ना कोई चुनाव में धांधली की है, जिस वजह से ये जो चुनाव के रिजल्ट हैं ये परिवर्तित हुए हैं। अब रूस का यहाँ पर पक्ष ये था कि हमने ऐसी कोई धांधली नहीं की, लेकिन उसके बाद जब मामला यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो री वोटिंग की बात करते हैं और री वोटिंग का आदेश देते हैं। तो दोबारा मतदान होता है और जब दोबारा मतदान होता है उसके बाद विक्टर युशचेंको विजयी होते हैं और सत्ता का परिवर्तन होता है। और इसमें ऑरेंज क्रांति का बड़ा रोल था इस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में। तो जब ये जीत जाते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं कि यहाँ पर चुनाव में धांधली हुई, तब फिर जनता इनके समर्थन में, चूंकि ऑरेंज कलर से इनका जो चुनावी कैंपेन था वो जुड़ा हुआ था, तो फिर इसी ऑरेंज कलर को लेकर के जनता फिर यहाँ पर विरोध करती है और दोबारा चुनाव की या फिर दोबारा वोटिंग की बात कराती है। इसी तरह एक और रेवोल्यूशन हुआ ट्यूलिप क्रांति के नाम से, ट्यूलिप रेवोल्यूशन। इसको पहली किर्गिज क्रांति भी माना जाता है। 2005 की शुरुआत में ये आंदोलन होता है और संसदीय चुनावों के विरोध में फिर जो जनता है वो प्रदर्शन करती है। ऐसा माना गया था कि यहाँ पर भी चुनाव प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही, चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ, तरह तरह के आरोप लगाए गए। तो राष्ट्रपति आस्कर अकायेव जो थे उनको फिर इस विरोध के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा। और 2005 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि इसमें भी अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। ठीक, तो इस तरह से एक और रेवोल्यूशन की बात करें, जैस्मिन रेवोल्यूशन, जो कि ट्यूनीशिया से संबंधित है। ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 से जनवरी 2011 के बीच एक लोकप्रिय विद्रोह होता है और यहाँ पर जो विद्रोह का कारण था वो था भ्रष्टाचार की स्थितियां। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका था कि लोगों से रिश्वत मांगा जाना बहुत आम हो गया था। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और जनता राजनीतिक स्वतंत्रता में भी कमी महसूस कर रही थी कि पॉलिटिकली लोगों को इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं है। इसका जो क्षणिक स्थिति बनती है इस आंदोलन की, वहाँ पर एक युवा सब्जी विक्रेता से जो वहाँ की पुलिस है वो कुछ भ्रष्टाचार के हिसाब से या फिर हम कहें कुछ पैसे की मांग करती है, ना देने पर उसका पूरा माल जब्त कर लिया जाता है। तो वो जाकर के एक सरकारी बिल्डिंग के सामने आत्मदाह कर लेता है। जैसे ही आत्मदाह होता है तो जनता के बीच में जो वर्षों से संचित गुस्सा था वो उस बहाने से फिर बाहर निकलता है और वहाँ के राष्ट्रपति जीन अल अब्दीनी बेन अली, उनका शासनकाल चल रहा था। तो एक लंबे समय से वो राष्ट्रपति बने हुए थे, भ्रष्टाचार को रोकने की बातें करते थे, लेकिन फिर जनता ने सीधे कहा कि आपको राष्ट्रपति पद से हटना होगा और फिर इनका शासन कठिनाई और अन्याय का प्रतीक बन गया और फिर इनको सत्ता से हटा दिया गया। तो इस तरह के जो रेवोल्यूशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस रेवोल्यूशन ने, ट्यूनीशिया वाले ने 2011 के आसपास
फिर अरब क्रांति को एक तरीके से शुरू कर दिया। तो अरब क्रांति आप जानते हैं कि अरब देशों में भी जो इस तरह की स्थितियां थी, बहुत सारे विद्रोह उन देशों में भी होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों से, लेकिन बेसिकली वही जो उनका लक्ष्य था कि जो सत्ता था, सत्ताधारी को हटा दिया जाए, सत्ता में परिवर्तन किया जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जा सके। अरब क्रांति के बाद अगर हम कुछ प्रमुख देशों की बात करें, किन किन देशों में क्या बदला, तो सबसे पहले ट्यूनीशिया का उदाहरण हमारे सामने है, जहां पर डेमोक्रेसी स्थापित हुई, सत्ताधारियों को हटा दिया गया। कुछ यहाँ पर जो आपको हल्के हरे कलर से दिख रहा है, वहां पर सत्ताधारियों को हटाया गया और फिर नई व्यवस्था को स्थापित करने की प्रक्रिया स्थापित हुई। जो आपको यहाँ पर इस कलर से दिख रहे हैं, अल्जीरिया, मोरक्को या फिर जॉर्डन या फिर कुवैत या फिर ओमान, इन देशों में क्या हुआ, सरकार को हटाया तो नहीं गया, लेकिन कुछ बदलावों की शुरुआत हुई। जहां पर आपको लाल रंग दिख रहा है, वहां पर सिविल वॉर जैसी स्थितियां बन गई, लोगों के बीच में झगड़े होते रहे, यहाँ सीरिया में, यहाँ यमन में। इसके बाद जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र, बहरीन वाला क्षेत्र, यहाँ पर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए और कुछ समय बाद जो विरोध प्रदर्शन थे वो भी थम गए। तो अरब स्प्रिंग के बाद क्या हुआ, ये स्थितियां बनती हुई नजर आई। लेकिन अगर हम इन स्थितियों को, कलर रेवोल्यूशंस को आज के समय जोड़ करके देखें, तो चीन और रूस इससे सबसे ज्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन देशों में पहले कभी ऐसी स्थितियां घटित नहीं हुई। 2011 के आसपास रूस में भी स्नो रेवोल्यूशन हो चुका है, जहां पर पुतिन के शासन को हटाए जाने की बात चल रही थी। इसके अलावा चीन में जो रेवोल्यूशन हुआ उसको कहते हैं चाइनीज जैस्मिन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर भी एक प्रो डेमोक्रेसी की स्थितियां देखी गई और लोकतंत्र की बहाली की बात की गई। तो मैकडी यहाँ पर प्रमुख रूप से देखा गया, मैकडी के बाहर जो विरोध था लोगों का देखने को मिलता रहा। अब चीन की यहाँ पर चिंता यह है कि चीन को चूंकि ताइवान, हांगकांग ऐसे क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी बहाल करने की मांग आती है। तो चीन का एक बहुत बड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी देश मिल करके चीन में भी ऐसे ही किसी आंदोलन की शुरुआत करवा दे या ऐसे ही किसी आंदोलन को भड़का दे। तो एक ऐसे संगठन में, या हम कहें शंघाई सहयोग संगठन, जिसको एक नाटो के काउंटर पार्ट के रूप में देखा जाता है कि नाटो के विरोध में एक तरीके से इन देशों ने एक संगठन की शुरुआत की है, वहां पर ये बात कह रहा है, खासकर भारत जैसे देश जब वहां पर शामिल है, कि भारत भी यहां पर इस बारे में शामिल होकर के देखे। और ऐसी परिस्थितियों में एक तरह से भारत से उम्मीद की जा रही है कि भारत चीन की इन स्थितियों का समर्थन करे, यानी कि चीन द्वारा जो विद्रोहों को दबाया जाता है उसका समर्थन करे, उसका सपोर्ट करे। और उसको किस हिसाब से नाम दिया गया है कि पश्चिमी देश यहाँ पर साजिश करते हैं हमारे खिलाफ डेमोक्रेसी को दबाने के लिए। बहरहाल दोनों ही धड़ों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी विचारधारा है। तो किस देश का यहाँ पर क्या हित सधता है, वह देश अपने हिसाब से कार्य करता है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने एससीओ की मीटिंग में कुछ अलग ही चीजों पर ध्यान आकर्षित किया है, ध्यान रखा है। भारत ने अपने आर्थिक हितों को, सांस्कृतिक हितों को बढ़ाए जाने की बात कही है और खासकर सुरक्षा के पहलुओं को भारत ने यहाँ पर उठाया है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा एससीओ की बैठक में क्या क्या मेन बातें रही उसको हम किसी और टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आज का सवाल देखें। सवाल क्या है? सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, शंघाई सहयोग संगठन का गठन 2001 में किया गया था। दूसरा, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता 2017 में ग्रहण की। और तीसरा, 2024 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अब मेंस का सवाल, रंग क्रांति यानी कि कलर रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है? चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसको भी लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।